Hello students, now in this video we will continue further. अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है. बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम कैसे उसकी लोकेशन निकालेंगे एलिमेंट की, और अगर हमें एलिमेंट की लोकेशन पता है तो उसका हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करेंगे ये हमने पता कर लिया है. तो अभी तक जो हमने देखा था, हमने एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया था. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक. ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से. अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक हमारा क्या है, मेटल्स. फिर हमारा क्या आता है, नॉन मेटल्स. उसके बाद हमारा आता है मेटलॉइड्स. ठीक है, अब यही एलिमेंट जो हैं ये हमारे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं. कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. इन 3 कैटेगरीज में हमारे ये एलिमेंट डिवाइड हैं. तो जितने भी टोटल एलिमेंट्स हमें पता हैं, उनमें से आउट ऑफ दोस 78% जो हैं, 78% क्या हैं, मेटल्स हैं. Of all known elements, 78% of elements are metals. जितने भी एलिमेंट्स हमें पता हैं उनमें से 78% हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं. ठीक है, सपोज ये हमारी पीरियोडिक टेबल है. सपोज ये हमारी क्या है, पीरियोडिक टेबल है. ओके, ये हमारी क्या होगी, सपोज पीरियोडिक टेबल हो गई. ओके, ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई. तो मेटल्स जो हैं लेफ्ट साइड में क्या किधर अपीयर होते हैं? जनरली जो मेटल्स हमारे पाए जाते हैं किधर, ज्यादातर लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. मेटल्स हमारे कहां पाए जाते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो हमें जो मेटल्स हैं वो कहां पे मिलते हैं? लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे हमें ज्यादातर मेटल्स मिलते हैं. ठीक है. अच्छा, मेटल्स जो है वो कैसे होते हैं? वी नो दैट मेटल्स जो है हमारे वो यूजुअली कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, सॉलिड. तो मेटल्स जो हैं ये क्या होते हैं, आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर पे हमारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली सॉलिड होते हैं. लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है, मरकरी का. मरकरी एक एक्सेप्शन है. ये हमारा कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. मरकरी हमारा क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. वी नो दैट मरकरी, हम इसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं, मेडिकेट वो फीवर टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसको किसमें यूज करते हैं, थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं. तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, मरकरी. मरकरी इज एक्सेप्शन, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है. अच्छा, गैलियम और सीजियम भी हैं. एक गैलियम और सीजियम है. ठीक है, गैलियम एंड सीजियम, इनका ये 303 केल्विन और इसका 302 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, गैलियम और सीजियम होते तो सॉलिड है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है. ठीक है, गैलियम का होता है 303 और सीजियम का होता है 302 केल्विन. ओके. अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज हमें मेटल्स की पता है. लस्ट्रस होते हैं, है ना, शाइन करते हैं. दूसरा सोनोरस होते हैं, जैसे अगर जैसे कोई बर्तन गिरा टिंग 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 ऐसे करके आवाज आती है तो ये सोनोरस. जैसे स्कूल बेल है, प्लास्टिक की तो नहीं होती ना सोनोरस, क्योंकि प्लास्टिक इज नॉट सोनोरस. ठक ठक की आवाज आएगी. ओके, ये सोनोरस नहीं है. टिन टिन टाइप की जो साउंड होती है वो क्या होती है, सोनोरस. तो वो कौन प्रोड्यूस करते हैं, मेटल्स. अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये डक्टाइल एंड मैलेबल होते हैं. क्या होते हैं, डक्टाइल एंड मैलेबल होते हैं. ठीक है, जो मेटल्स हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल एंड मैलेबल. अब मैलेबिलिटी का मतलब क्या है, इफ वी आर सेइंग दैट मेटल क्या है हमारा, मैलेबल. इसका मतलब हम मेटल को हैमर करके उसको पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मेटल्स हैं जो हम शीट्स की फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि घर पे शेड के लिए टिन यूज करते हैं, वो आयरन उसमें मिक्स होता है। अच्छा, एल्यूमिनियम फॉयल पैकेजिंग, रोटी वगैरह पैक करनी है, चपाती वगैरह, फूड वगैरह, उसके लिए एल्यूमिनियम फॉयल। अच्छा, मिठाइयों पे आप देखते होंगे कि सिल्वर और गोल्ड फॉयल यूज होती है ना। तो वो कैसे बनाई गई शीट में, वो हैमर करके बनाई गई। तो ये हमारा जो गोल्ड है सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मेलेबल आपका मेटल है। अच्छा, डक्टाइल में आप इनको ऐसे खींच के इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डक्टाइल। किसी भी मेटल को अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप खींचेंगे, थोड़ा उसको हीट करेंगे, फिर खींचेंगे और हीट करेंगे और खींचेंगे, इस तरीके से मेटल्स को आप ऐसे पुल करके वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल है। 2 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 2 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारे मेटल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा डक्टाइल और मेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ी हमारी प्रॉपर्टीज हो गई मेटल्स के बारे में। तो ये जो पार्ट है, ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जनरली क्या है? मेटल का हो गया एरिया। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अभी हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो 78% तो मेटल हो गए, ठीक है। बाकी बचा कितना? 22%, उसमें थोड़े बहुत नॉन मेटल्स होंगे और कुछ मेटलॉइड्स होंगे। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो बेसिकली नॉन मेटल्स जो है वो ठीक उनकी प्रॉपर्टी मेटल के कॉन्ट्रास्ट होती है, मतलब मेटल के ऑपोजिट प्रॉपर्टी काफी सारी शो करते हैं। ठीक है। और मेटल कहाँ पे? मेटल्स आपके कहाँ पे थे? जो हमारे मेटल्स थे ये कहाँ पे थे? लेफ्ट साइड में थे। लेफ्ट साइड में थे पीरियोडिक टेबल की। हाँ, तो ये कहाँ पे आएंगे नॉन मेटल्स? इसका मतलब राइट साइड में, इस तरफ। नॉन मेटल्स किधर होंगे? इस तरफ। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ से इस तरफ, लेफ्ट साइड में क्या है आपके? मेटल्स है। लेफ्ट साइड में हमारे क्या है? मेटल्स। ठीक है। अगर हम राइट में गए, राइट साइड में हमारे क्या है? नॉन मेटल्स। ओके, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये मेटल्स टू नॉन मेटल्स जा रहे हैं। मतलब कि अगर पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है हमारा? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इधर मेटेलिक प्रॉपर्टी जैसे ये मेटल है, मेटेलिक, जैसे ये मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसके इधर वाला इससे कम मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और कम और कम और कम। फिर यहाँ से अब नॉन मेटल शुरू हो जाएंगे। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी या फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ओके, तो इसीलिए मेटल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे राइट हैंड साइड पे आपके होते हैं। अच्छा, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? जनरली रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स हमारे जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड और गैस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? वेरी लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है। तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वेरी लो होता है। ठीक है, सेकंड थिंग ये हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें आपके बोरोन और कार्बन जो है ना, कि हम लोग कह रहे हैं कि ये आपके बोरोन एंड कार्बन, ये यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि वो जो कार्बन है ना ये कई एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, कई एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका एक एग्जांपल हो गया क्या? डायमंड। एक एग्जांपल हमारा क्या हो गया? डायमंड। डायमंड क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। डायमंड क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है।
तो इनका जो लो मेल्ट जनरली जो है नॉन मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, लेकिन बोरोन और कार्बन का हाई होता है, तो ये एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। अच्छा मेटल्स जो है वो हमारे क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर है, ठीक है। बट जो कार्बन की, जैसे कार्बन जो है डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में पाया जाता है, तो कार्बन की जो एक फॉर्म है ग्रेफाइट वाली, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। कैसे करती है, क्या करती है, हम फर्दर जब इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल में जब पढ़ेंगे उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि नॉन मेटल्स जो हैं जनरली क्या होते हैं, हमारे नॉन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट एक कार्बन की फॉर्म है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। ग्रेफाइट एक कार्बन की फॉर्म है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। अच्छा एक चीज और, जैसे ये मेटल्स हमारे क्या थे, मेलेबल थे और डक्टाइल थे, मेटल्स हमारे क्या थे, मेलेबल और डक्टाइल थे, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, ना ही मेलेबल है ना ही डक्टाइल है, वो ब्रिटल है। अगर आप जैसे चौक है या आप कोई भी नॉन मेटल लेंगे, अगर आप उसको इसके ऊपर हैमरिंग करेंगे तो वो पाउडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, पाउडरी सा हो जाएगा, बट वो आप सोचिए वो फ्लैटन हो जाएगा शीट की फॉर्म में, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप उसको पुल करेंगे, खींचेंगे, सोचेंगे कि मैं इसको वायर में इसको कन्वर्ट कर दूं, इंस्टेंट वो वायर में तो कन्वर्ट नहीं होंगे, वो ब्रेक कर जाएंगे, पीछे से क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन मेटल्स की बातें हो गई। अच्छा इसी में नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि जब हम मेटल से मतलब लेफ्ट से राइट आते हैं, लेफ्ट से राइट आते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, नॉन मेटेलिक से नॉन मेटेलिक क्या हो जाती है, मेटेलिक से नॉन मेटेलिक हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आपका मेटल से कि नॉन मेटल हो जाएगा, है ना, इट इज मतलब ऐसा नहीं जैसे मेटल 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 फिर एकदम से नॉन मेटल, ऐसा नहीं होता है। देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ओके सपोज ऐसे लीजिए, इस पॉइंट पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या है 10 और इस पॉइंट पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर 10 है, ये एक एग्जांपल है। अब आप इधर आए 9, इससे इधर है 9 7 7 6, अब बीच में सॉरी हाँ 5, ठीक है, 10 9 मतलब 8 7 6 5, 8 7 6 5, ओके, बीच में आपका कहीं 5 आया। अब आप उधर गए तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा 4 3 2 1 0, और इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर 4 3 2 1 0। तो ये देखिए नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो रहा है और ये मेटेलिक कैरेक्टर खत्म हो रहे उधर को जाते हैं, ठीक है। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ओके। यहाँ पे आते थे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर खत्म और वहां तक जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर खत्म, बट बीच में देखिए 5 आ रहा है ना, तो ये 5 वाला क्या है, इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही शो कर रहा है बराबर बराबर लगभग। तो ये भी आप ले सकते हैं 6, ये जो पूरा रेंज है 6 4 वाले, ये भी इसमें भी अच्छा खासा 6 और 4 इसमें अच्छा खासा मेटेलिक है, इसमें अच्छा खासा नॉन मेटेलिक है, क्योंकि सपोज मेटल 6, जैसे ये ले लीजिए नॉन मेटल और ये ले लीजिए मेटल, मान लीजिए 6 5 4 5 6, ओके। तो 6 और 4 ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। क्या बोलते हैं इन्हें हम, मेटलॉइड। ये आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे अलग कलर से इस टाइप का जिगजैग टाइप का एक आपका पार्ट बना होगा, ओके। ये जो आपका पार्ट बना है ये आपके क्या है, डायगोनल जो जिगजैग आपका बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, ये हमारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या आता है आपका, सिलिकॉन जर्मेनियम
आर्सेनिक, एंटीमोनी, लोरियम, ठीक है, ये हमारे क्या है, मेटलॉइड्स हैं। तो जो मेटलॉइड्स हैं ये हमारी जो है दोनों टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये मेटेलिक बिहेवियर भी शो करते हैं और नॉन मेटेलिक बिहेवियर भी शो करते हैं। तो जो हमारे मेटलॉइड्स हैं ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। इन मेटलॉइड को हम सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम सेमी मेटल्स। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। मतलब कि इससे हमें ये क्लियर हो गया, इसके जो इधर वाला पार्ट है ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स। ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स, और ये जो इधर वाला पार्ट है ये सारे क्या है, मेटल्स। ओके, अब इसी से हमें पता चल रहा है कि कितने सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 78% एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे मेटल्स हैं। 78% एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ओके, तो ये तो हमारा डिस्कशन हो गया किसके बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में, ये हमारा डिस्कशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि एटम के साइज के बारे में, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में। तो जैसे सपोज ये हमारी एक पीरियोडिक टेबल है, ये हमारी क्या है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल से हमें पता है कि जैसे हम कहते हैं कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इधर फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये कैसे हमें पता चलता है, क्या कोई ट्रेंड होगा ना कि ये रिएक्टिव है, मतलब इधर से जब आप जा रहे हैं इधर से इधर, देखिए क्या होता है, पहले आप जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। हाँ, डिक्रीज होगी, यहाँ पे मिनिमम होगी, इस पॉइंट पे यहाँ कहीं पे रिएक्टिविटी मिनिमम होगी। उसके बाद फिर से रिएक्टिविटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज हो रही है, फिर रिएक्टिविटी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। अच्छा, इस तरफ अगर आप पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड की बात करें, ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे जब आप आएंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम ऐसे करके जब आप आएंगे, तो आपकी जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब सोडियम रिएक्टिव है, उससे नीचे वाला उससे ज्यादा रिएक्टिव, उससे नीचे वाला उससे ज्यादा रिएक्टिव, उससे नीचे वाला उससे ज्यादा रिएक्टिव। बट यहाँ पे अगर आप राइट साइड में अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो जो हमारी रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ये उससे नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव। तो ये ऐसा क्यों है, ये ट्रेंड जो आपके हैं, साइज एटम का कैसे वेरी करता है, ये सारा हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं जिसपे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड करती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, या फिर वी कैन आल्सो कॉल इट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो सपोज एक हम एटम लेते हैं, सपोज एक हमारा क्या है, एटम है, ठीक है। उसमें ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ये ऐसे पूरा सर्कल फॉर्म है, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट्स है, इसमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स है, सपोज मान लो सपोज 20 प्रोटॉन्स है, ठीक है, 20 या x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऐसे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं x नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, या फिर हमारा z, ओके, z प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये z प्रोटॉन, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, सपोज 2 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो नेट इलेक्ट्रॉन है z, ये बेसिकली क्या हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर चार्ज हो गया। अब ये प्रोटॉन इनको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है,
नेगेटिव चार्ज होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो प्रोटॉन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, है ना, ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ओके। तो इन दोनों पे देखिए सबसे पास में सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। अब इन दोनों पे इन एटम्स पे देखो, इन पे जो फोर्स लग रहा है, अब इसके बाद वाली लेयर पे फोर्स थोड़ा सा कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि सपोज इसने जो फोर्स लगाया बीच में इन्होंने थोड़ा बहुत रोक दिया, शील्ड कर दिया इन्होंने, जो बचा वो इन पे गया, इनसे जो बचा वो इस पे गया, और इन तीनों से जो बचा वो इस पे गया। तो अब हम आउटर मोस्ट की बात करते हैं, तो जो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स हमेशा टोटल न्यूक्लियर जो चार्ज है या फिर टोटल न्यूक्लियर फोर्स है उससे कम होता है। सपोज ये एक पर्सन है, ओके, ये ऐसे टॉफीज फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, टॉफीज फेंक रहा है ऐसे करके। अब यहाँ पे ऐसे करके बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसने टॉफीज फेंकी, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या टॉफीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी ना भाई। देखो इनके पास से पूरी टॉफीज गुजरेंगी, ठीक है, पूरी टॉफीज इनके पास से जाएंगी। अब जितनी ये कैच कर पाएंगे, ठीक है, तो वहां पे उतनी कम हो जाएगी। फिर ये जितनी कैच कर लेंगे, ये तो यहाँ पे इफेक्टिव टॉफीज पहुंचेंगी जो इन सब से बच के पहुंची, जो इन सब ने शील्ड कर दी, जो टॉफीज जो रो गई वो टॉफीज क्या हो गई, शील्ड हो गई, तो बची हुई टॉफीज यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक। अच्छा अब मान लो ये जो बीच में आते हैं ये, इनकी अगर शील्डिंग पावर ज्यादा है, इनकी शील्डिंग पावर ज्यादा है, या अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें टॉफीज का एग्जांपल लिया हो सकता है, अगर इनकी कैचिंग पावर ज्यादा है तो ये ज्यादा से ज्यादा टॉफी कैच कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, ओके। और अगर इनकी शील्डिंग पावर कम है तो ये टॉफी कम कैच कर पाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा टॉफी पहुंचेगी। अगर शील्डिंग पावर ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा टॉफी बीच में कैच कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे टॉफी कम पहुंचेंगी, ठीक है। और अगर इनकी शील्डिंग पावर कम है, मतलब ये कम टॉफी कैच कर पा रहे हैं बीच में, तो यहाँ पे टॉफी ज्यादा पहुंचेंगी, ओके। तो सेम चीज हमारी इसमें भी होती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स किस पे डिपेंड करता है, जो बीच में शेल्स और सब शेल्स आती हैं उन पे डिपेंड करता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप ये जब हम आगे पढ़ेंगे F और P की क्या शील्डिंग पावर क्या होती है, हाई होती है, क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। F और P की शील्डिंग पावर हाई होती है। इसको स्क्रीनिंग पावर भी कह सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग का मतलब ही छांटना, जैसे कि हमने स्क्रीन कर दिया, कितने लोग को स्क्रीन आउट कर दिया, उतने लोग को छांट दिया, शील्ड कर दिया, रोक दिया, ओके। अच्छा और D की क्या होती है, कम होती है। D की क्या होती है, S और P से लेस होती है, और F की वेरी लेस होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, अगर S और P के बाद कोई आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। लेकिन कोई D और F के बाद आता है तो उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा शील्ड नहीं कर पाएगा। जैसे कि D और F का मतलब ये ज्यादा टॉफी कैच नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा फोर्स को शील्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लोग ज्यादा टॉफी कैच कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब कैसे अफेक्ट करेगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके।